कल्पना करो, भारत का एक विशाल नक्शा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक, 1 अरब 40 करोड़ धड़कनें। इन धड़कनों के बीच अराजकता यानी केओस को रोकने वाली एक दीवार खड़ी है। एक ऐसी दीवार जो न राजा देखती है, न रंग, न सरकार देखती है, न विपक्ष। वो सिर्फ देखती है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जरा सोचिए, दिल्ली में बैठा सुप्रीम कोर्ट हर एक नागरिक के आंसू कैसे पहुंच सकता है? जयपुर के एक गांव में बैठी बूढ़ी मां या पटना की सड़कों पर हक मांगता एक छात्र, क्या हर कोई दिल्ली जा सकता है? नहीं। तभी संविधान निर्माताओं ने रची एक ऐसी व्यवस्था जो न्याय यानी जस्टिस को आपके दरवाजे तक ले आए। उन्होंने हर राज्य में एक सुप्रीम कोर्ट जैसा ही पावरफुल स्तंभ खड़ा किया। आज हम उसी किले के दरवाजे खोलने जा रहे हैं। आज हम प्रवेश करेंगे भारतीय संविधान के भाग 6 के उस अध्याय में जो राज्यों की सबसे बड़ी अदालत की कहानी कहता है। आर्टिकल्स 214 से 237 तक। ये सिर्फ कानून की किताबें नहीं हैं, ये वो हथियार हैं जो एक आम नागरिक को बाहुबली बनाते हैं। स्वागत है दोस्तों, आपकी अपनी ब्लॉकबस्टर क्लास में। मैं हूं आपका अपना मान सर, और आज मेरे साथ है मेरी सबसे होनहार स्टूडेंट लक्ष्मी। मान एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम संविधान को रटेंगे नहीं, उसे जिएंगे। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? तो लक्ष्मी, कैसा महसूस हो रहा है आज? आज हम उस टॉपिक को छेड़ने वाले हैं जिसे देखकर अच्छे स्टूडेंट्स के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन फिक्र मत करना, आज मान सर की ट्रिक्स का पिटारा खुलने वाला है। गुड मॉर्निंग मान सर। सर सच कहूँ तो थोड़ा नर्वस हूँ। हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में इतने सारे आर्टिकल्स हैं और उनकी शक्तियाँ सब मिक्स हो जाता है। 214 में क्या है, 226 में क्या है, सब खिचड़ी बन जाती है। लेकिन मुझे पता है आपकी क्लास के बाद मुझे कोई बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही सोचा लक्ष्मी। नर्वस होना अच्छी बात है, ये बताता है कि तुम अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस हो। देखो, ये जो वर्दी या वो सरकारी कुर्सी है ना, वो सिर्फ एक जॉब नहीं है, वो तुम्हारे माता पिता के संघर्षों का जवाब है। और उस जवाब को पाने के लिए ये संविधान हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इससे पहले कि हम हाईकोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दें लक्ष्मी, मुझे एक बात बताओ, तुम ज्योग्राफी से बहुत डरती थी ना पहले? हाँ सर, भारत का भूगोल तो मुझे कभी याद नहीं होता था। नक्शे देखकर ही सिर चकरा जाता था। लेकिन अब नहीं चकराता, क्यों? सर, जब से मैंने टेस्ट क्यू ऐप पर आपका वो इंडियन ज्योग्राफी सिनेमैटिक कोर्स ज्वाइन किया है, सब कुछ बदल गया है। सर, वो कोर्स नहीं, वो तो जादू है। ऐसा लगता है जैसे मैं खुद पहाड़ों और नदियों के बीच घूम रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, वो कूपन कोड मान सर 51 लगाने के बाद तो फीस इतनी कम हो गई कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। यही तो हमारा मकसद है लक्ष्मी। शिक्षा व्यापार नहीं, भावना है। जो स्टूडेंट अभी भी नक्शों में उलझे हैं, मैं उन्हें बस इतना कहूंगा, दोस्तों, वक्त कम है। टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करो, मान सर 51 कोड लगाओ और उस कोर्स में एनरोल हो जाओ। वो नाम मात्र का शुल्क आपकी पूरी तैयारी का तरीका बदल देगा। जिंदगी बदलनी है तो शुरुआत आज से ही करनी होगी। खैर, भूगोल की बातें बाद में, अब आते हैं मुद्दे पर। लक्ष्मी, अपने पेन और दिमाग का ढक्कन खोल लो। हम देखेंगे अब आर्टिकल 214, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। हमारे संविधान का भाग 6 राज्यों से संबंधित है। इसमें अध्याय 5 है जो बताता है कि हर राज्य में न्याय की सबसे ऊंची कुर्सी कौन सी होगी। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 214 से। लक्ष्मी, क्या तुम बता सकती हो कि आर्टिकल 214 क्या कहता है? सर, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, आर्टिकल 214 बस इतना कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यानी देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। शाबाश, बिल्कुल सही। लेकिन रुको, एग्जामिनर इतना सीधा सवाल नहीं पूछेगा, वो तुम्हें घुमाएगा। यहां आती है मान सर की ट्रिक। लक्ष्मी, तुम्हें सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल याद है? हाँ सर, वो तो सबको याद है। आर्टिकल 124। बस खेल यहीं खत्म। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट है 124। अब इन नंबरों के साथ थोड़ा मसाला मिक्स करते हैं। बीच वाले 2 को उठाकर सबसे आगे ले आओ, तो क्या बन गया? 214, यानी 214। 124 सुप्रीम कोर्ट, 214 हाई कोर्ट। चमका कि नहीं? हाँ, अरे वाह सर, ये तो बहुत सिंपल हो गया। 124 के 2 को बाहर निकाला और 214 बन गया। अब मैं कभी नहीं भूलूंगी। रुको, अभी खुश मत हो।
अब देखते हैं कि कमीशन ने इस पर सवाल कैसे पूछा था। लक्ष्मी, जरा वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 वाला प्रश्न तो पढ़ना। जी सर, प्रश्न ये था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यानी विच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। ऑप्शंस थे ए आर्टिकल 217, बी आर्टिकल 214, सी आर्टिकल 226, डी आर्टिकल 231। बताओ लक्ष्मी, और मेरे शेरनियों कमेंट बॉक्स में आग लगा दो आंसर देकर। सर, अब तो आंख बंद करके भी बता सकती हूँ। ऑप्शन बी, आर्टिकल 214। परफेक्ट। देखा, बेसिक्स क्लियर हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हलवा लगते हैं। लेकिन लक्ष्मी, यहाँ एक पेच है, ट्विस्ट। संविधान जब 1950 में बना था तब तो ठीक था कि हर राज्य का अपना हाई कोर्ट होगा। लेकिन क्या हर छोटे राज्य के लिए अलग हाई कोर्ट बनाना पैसे और रिसोर्स की बर्बादी नहीं है? जैसे पंजाब और हरियाणा अगल बगल हैं, क्या उनका एक कोर्ट नहीं हो सकता? होना तो चाहिए सर। नॉर्थ ईस्ट के छोटे राज्यों के लिए भी अलग अलग कोर्ट बनाना मुश्किल होगा। तो क्या संविधान में इसके लिए कुछ बदला गया है? अब देखो, आर्टिकल 231 द ट्विस्ट, यानी 2 या अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय। बहुत बढ़िया सवाल। यहीं आता है हमारा अगला हीरो, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। संसद ने महसूस किया कि भाई हर जगह अलग बिल्डिंग खड़ी करना जरूरी नहीं है, इसलिए आर्टिकल 231 को जोड़ा गया। ये कहता है संसद विधि द्वारा बाय लॉ 2 या 2 से अधिक राज्यों या किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। लक्ष्मी, इसका कोई जीता जागता उदाहरण है तुम्हारी नजर में? हाँ सर, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। वो पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है और चंडीगढ़ का भी है। बिल्कुल सही। और गुवाहाटी हाई कोर्ट को मत भूलना। एक समय था जब वो 7 राज्यों का अकेला बॉस था। अभी भी वो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का साझा कोर्ट है। चलो एक और प्रश्न लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच जाए। ये प्रश्न यूपीएससी सीडीएस 2020 में आया था, थोड़ा ध्यान से सुनना। संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? लक्ष्मी, अगर किसी ने क्लास ध्यान से नहीं सुनी होगी तो वो 214 टिक करके आ जाएगा। लेकिन सही जवाब क्या है? सर, अभी आपने बताया साझा की बात होगी तो हम आर्टिकल 231 पर जाएंगे। सही जवाब 231 है। शानदार। स्टूडेंट्स, याद रखना, 214 हर राज्य का अपना कोर्ट, द रूल, और 231 कॉमन कोड बनाने की पावर, द एक्सेप्शन। देखो लक्ष्मी, हम यहाँ कहानी सुन रहे हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में ये फैक्ट्स याद रखने के लिए रिवीजन जरूरी है। स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर, ये जो आप मोती जैसे फैक्ट्स बता रहे हैं, इसकी पीडीएफ मिलेगी क्या? सर, स्टूडेंट्स कमेंट्स में यही पूछ रहे हैं कि नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो भाई टेंशन किस बात की? अपना जो मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है वो किस दिन काम आएगा? वहां सिर्फ पीडीएफ नहीं मिलती, बल्कि हर एग्जाम की सबसे तेज अपडेट और क्विज भी मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि क्लास खत्म होते ही गर्मा गर्म नोट्स आपके फोन में हो, तो अभी टेलीग्राम पर जाओ और मान एजुकेशन सर्च करके ज्वाइन करो। जो ज्वाइन नहीं करेगा वो बाद में पछताएगा, जब एग्जाम में सीधा प्रश्न हमारी पीडीएफ से आएगा। अब नेक्स्ट, आर्टिकल 215 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मी, कभी फिल्मों में देखा है जज साहब गुस्से में कहते हैं, आई विल होल्ड यू इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी मैं तुम्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराऊंगा। हाँ सर, दामिनी फिल्म में सनी देओल वाला सीन याद आ गया। पर सर, जजों को ये पावर मिलती कहाँ से है? क्या वो किसी को भी सजा दे सकते हैं अगर उनकी बात ना मानी जाए? यही तो है हाई कोर्ट का जलवा। इसे कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी अभिलेख न्यायालय। और ये पावर मिलती है अनुच्छेद 215 यानी आर्टिकल 215 से। इसके 2 मतलब है लक्ष्मी, और दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनना, और आप लोग भी कान खोल लो। रिकॉर्ड, हाई कोर्ट के सारे फैसले, गवाहियां और कार्यवाहियां सुरक्षित रखी जाती हैं। भविष्य में अगर किसी निचली अदालत यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट में वैसा ही केस आता है, तो हाई कोर्ट के पुराने फैसले को कानून मानकर उदाहरण दिया जा सकता है। उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। अवमानना, अगर कोई हाई कोर्ट की बेइज्जती करता है या उसका आदेश नहीं मानता, तो हाई कोर्ट उसे सजा दे सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो।
ओह, मतलब हाई कोर्ट का बोला हुआ हर शब्द अपने आप में एक कानून बन जाता है। बिल्कुल, वो पत्थर की लकीर है। अब देखते हैं ये प्रश्न आरपीएससी आरएएस प्री 2021 में कैसे घुमाया गया था। प्रश्न था, उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। सर ये तो बहुत आसान है अब, अनुच्छेद 215। लेकिन सर मुझे एक डाउट है, सुप्रीम कोर्ट भी तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। बहुत ही स्मार्ट सवाल। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है आर्टिकल 129 के तहत और हाई कोर्ट है आर्टिकल 215 के तहत। दोनों नंबर याद रखना, कंफ्यूज मत होना। मानसर्स मिनी ट्रिक देखो। SC 129 129, HC 215 215। इसमें थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, हर जगह जादुई ट्रिक नहीं, कभी कभी मेहनत भी करनी पड़ती है। नेक्स्ट, आर्टिकल 216 हाई कोर्ट का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स। अब मान लो हमने हाई कोर्ट की बिल्डिंग बना दी 214, उसे पावर दे दी 215, लेकिन उसमें बैठेगा कौन? क्या सिर्फ एक जज या 100 जज? ये बताता है अनुच्छेद 216। ये कहता है प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस होगा और उतने अन्य न्यायाधीश होंगे जितने राष्ट्रपति समय समय पर आवश्यक समझे। सर इसका मतलब संविधान में जजों की संख्या फिक्स नहीं है? जैसे सुप्रीम कोर्ट में तो हम पढ़ते हैं कि 33 + 1 जज है। यही तो कैच है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की पावर संसद के पास है, लेकिन हाई कोर्ट में जजों की संख्या तय करने की पावर राष्ट्रपति के पास है। वो काम के बोझ को देखकर तय करते हैं। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 से ज्यादा जज हैं और सिक्किम हाई कोर्ट में केवल 3। सर ये तो बहुत बड़ा अंतर है। स्टूडेंट्स ये पॉइंट नोट कर लो, मैं भी अपनी नोटबुक में लिख रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट जजेस पार्लियामेंट तय करेगी, हाई कोर्ट जजेस प्रेसिडेंट तय करेंगे। यहाँ एग्जामिनर पक्का फंसाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा लक्ष्मी, तुम तो अब एक टीचर की तरह सोचने लगी हो। लक्ष्मी, तुम इतना अच्छा इसलिए सोच पा रही हो क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। लेकिन बहुत से बच्चे सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं और जब एग्जाम हॉल में 4 ऑप्शन देखते हैं तो उनका दिमाग गोल गोल घूमने लगता है। ए सही है या बी, इसी कंफ्यूजन में नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। हाँ सर, मेरे साथ भी ऐसा होता था। पढ़ सब लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। और इसी बीमारी का इलाज है हमारी टेस्ट क्यू ऐप की टेस्ट सीरीज। देखो दोस्तों, हमने सभी सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च की है और वो सिर्फ टेस्ट नहीं है, वो रामबाण है। पता है क्यों? क्योंकि सर उसमें 360 डिग्री सोल्यूशन है। मैंने खुद पॉलिटी की टेस्ट सीरीज दी है। एक प्रश्न गलत हुआ तो उसके नीचे जो व्याख्या थी उससे मेरे 4 और नए प्रश्न तैयार हो गए। मतलब एक टेस्ट में 100 प्रश्न नहीं, 500 प्रश्न तैयार होते हैं। एग्जैक्टली। हम टेस्ट सीरीज बेचना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आपको कहीं और भटकना ना पड़े। हर प्रश्न का पोस्टमार्टम कर दिया है हमने, सोल्यूशन ऐसा कि डाउट की गुंजाइश ही ना बचे। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में कोई भी प्रश्न बाउंसर ना लगे, तो आज ही टेस्ट क्यू ऐप पर अपनी पसंदीदा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ये आपके सिलेक्शन में गेम चेंजर साबित होगी। बाद में मत कहना कि मान सर ने बताया नहीं था। अब नेक्स्ट आर्टिकल 217, नियुक्ति और योग्यताएं। अब आते हैं सबसे हॉट टॉपिक पर, जज साहब की कुर्सी किसे मिलेगी, अनुच्छेद 217। लक्ष्मी, अगर तुम्हें हाई कोर्ट का जज बनना है तो क्या करना होगा? क्या एग्जाम देना होगा? सर जहां तक मुझे पता है जज बनने के लिए वकालत का अनुभव चाहिए होता है। सही। आर्टिकल 217 में 3 मुख्य बातें हैं। नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन वो अकेले नहीं करते, वो सीजेआई, भारत के मुख्य न्यायाधीश प्लस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं। और अगर अन्य जजों की नियुक्ति हो रही है तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी पूछा जाएगा। योग्यता, भारत का नागरिक हो, ये तो सब में कॉमन है। 10 साल तक भारत में न्यायिक पद पर रहा हो या 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो। सर एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एक और पॉइंट होता है, राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेता। क्या हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लक्ष्मी, तुमने आज का सबसे बेहतरीन सवाल पूछा है। स्टूडेंट्स कान खोलकर सुन लो, 5 स्टार लगा लो इस पॉइंट पर। सुप्रीम कोर्ट में डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट यानी कानून का जानकार जज बन सकता है बिना वकालत किए, लेकिन हाई कोर्ट में ये प्रावधान नहीं है। हाई कोर्ट जज बनने के लिए 10 साल की वकालत या 10 साल की जज की नौकरी जरूरी है।
किसी प्रोफेसर या लेखक को सीधा हाईकोर्ट जज नहीं बनाया जा सकता। ये प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा गया था और 90% बच्चों ने गलत किया था। बाप रे, इतना बारीक अंतर। थैंक यू सर, ये तो पक्का एग्जाम में आएगा। अब देखो, द ट्रैप ऑफ आर्टिकल 219 एंड 221, शपथ और वेतन का जाल। हमने जज साहब को कुर्सी पर बिठाया आर्टिकल 217 में, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहला काम क्या होता है? सर, कसम खाना, मतलब शपथ। बिल्कुल, और यहीं पर स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करता है। अनुच्छेद 219 आर्टिकल 219 शपथ के बारे में है। लक्ष्मी, जरा सोच कर जवाब देना, जजों की नियुक्ति किसने की थी? राष्ट्रपति ने सर। तो शपथ कौन दिलाएगा? जब नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है तो शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाएंगे ना, या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस? फंस गई ना, और एग्जामिनर भी तुम्हें यहीं फंसाएगा। यही है पॉलिटी का चक्रव्यूह। ध्यान से सुनो और नोट करो। नियुक्ति यानी अपॉइंट्स राष्ट्रपति, लेकिन शपथ यानी ओथ राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। हाईकोर्ट राज्य में है, इसलिए कसम राज्य के मुखिया के सामने खाई जाएगी। ये प्रश्न एमपीपीएससी और एसएससी सीजीएल में अनगिनत बार पूछा गया है। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, ओथ बाय गवर्नर, रट लो इसे। ओ गॉड सर, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग था। अच्छा हुआ आपने क्लियर कर दिया। नियुक्ति दिल्ली से, लेकिन शपथ अपने राज्य में। अभी रुको, एक और बम गिरना बाकी है। अनुच्छेद 221 आर्टिकल 221 वेतन। जज साहब काम कर रहे हैं राज्य के लिए, तो सैलरी कौन देगा? राज्य सरकार, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। लेकिन जब वो रिटायर हो जाएंगे तो पेंशन कौन देगा? सर, लॉजिक तो यही कहता है कि जिसने सैलरी दी वही पेंशन देगा, राज्य की संचित निधि से। गलत, सरासर गलत। यही वो सवाल है जो मेरिट लिस्ट से बाहर कर देता है। सैलरी यानी वेतन राज्य की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। लेकिन पेंशन यानी भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। है? ऐसा क्यों सर? क्योंकि जज का ट्रांसफर होता रहता है। आज राजस्थान में है, कल पटना में, परसों मद्रास में। अगर राज्य पेंशन देंगे तो झगड़ा हो जाएगा कि कौन सा राज्य कितना हिस्सा देगा, इसलिए पेंशन की जिम्मेदारी केंद्र उठाता है। ये प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के रूप में आया था। सर, मान गई आपकी ट्रिक्स को। सैलरी राज्य से, पेंशन केंद्र से। अब ये कभी नहीं भूलूंगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 220 वकालत पर रोक। सबसे पहले लेते हैं अनुच्छेद 220। लक्ष्मी, मान लो एक जज साहब राजस्थान हाईकोर्ट से रिटायर हो गए, परमानेंट जज थे। क्या वो अगले दिन उसी राजस्थान हाईकोर्ट में आकर वकालत का कोट पहनकर खड़े हो सकते हैं? सर, अगर ऐसा हुआ तो बाकी जज तो उनके दोस्त होंगे, वो उनकी बात मान लेंगे। ये तो गलत है। बिल्कुल सही लॉजिक। आर्टिकल 220 यही प्रतिबंध लगाता है। नियम ये है, कोई भी व्यक्ति जो हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश रह चुका है, वो सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट्स को, जहां वो जज नहीं था, छोड़कर भारत में किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। ट्रिक 220 में है 0, मतलब अपने घर में वकालत की पावर 0 हो जाती है। जिस कोर्ट में जज रहे वहां वकालत नहीं कर सकते, बाकी जगह यानी एससी या अदर हाई कोर्ट्स कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखो जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में आया हुआ है। सेवानिवृत्ति के बाद उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश कहां वकालत कर सकता है? सर, सुप्रीम कोर्ट या अन्य उच्च न्यायालयों में, अपने वाले को छोड़कर। अब देखो ट्रांसफर का डर, यानी आर्टिकल 222। अब बात करते हैं उस आर्टिकल की जिससे जज भी डरते हैं। अनुच्छेद 222 यानी आर्टिकल 222 न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ जजेस। ये पावर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उन्हें सीजेआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना पड़ता है। याद रखना, 1970 के दशक में इमरजेंसी के समय इसका इस्तेमाल जजों को दंड देने के लिए किया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ट्रांसफर सिर्फ जनहित में होगा, सजा के तौर पर नहीं। जैसे जजों का ट्रांसफर एक राज्य से दूसरे राज्य होता है, वैसे ही अगर तुम्हें भारत के हर राज्य की नसों को समझना है, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ नदियां हैं, कहाँ कौन सा दर्रा है यानी पास है, तो तुम्हें क्या चाहिए? सर, एक अच्छा मैप और विजुअलाइजेशन। अब चलेंगे आर्टिकल 223, 224, 224A। अब क्रिकेट टीम की तरह कोर्ट में भी एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं। अगर कप्तान यानी चीफ जस्टिस बीमार हो जाए तो, या काम बहुत बढ़ जाए तो, यहां 3 आर्टिकल लगातार आते हैं। ध्यान से सुनना। आर्टिकल 223 यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश।
अगर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है या वो अनुपस्थित यानी एब्सेंट है, तो राष्ट्रपति किसी अन्य जज को कार्यवाहक बना सकते हैं। आर्टिकल 224 एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, अपर और कार्यकारी न्यायाधीश। लक्ष्मी, ये बहुत क्रिटिकल है। अगर हाई कोर्ट में काम का बोझ यानी वर्कलोड अचानक बढ़ जाए, तो राष्ट्रपति बाहर से किसी योग्य व्यक्ति को अपर न्यायाधीश यानी एडिशनल जज बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, कितने साल के लिए? सर, जब तक काम खत्म ना हो जाए। नहीं, यही स्टूडेंट फंसता है। मैक्सिमम 2 साल के लिए। मैक्सिमम 2 साल के लिए। आर्टिकल 224 के तहत अपर न्यायाधीश की नियुक्ति केवल 2 साल के लिए हो सकती है। ये प्रश्न यूपीएससी में आ चुका है। आर्टिकल 224A रिटायर्ड जजेस, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अगर जजों की कमी है, तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस राष्ट्रपति की सहमति से किसी रिटायर्ड जज को वापस बुला सकता है काम करने के लिए। मतलब सर, 223 में कप्तान बदला, 224 में नए प्लेयर आए 2 साल के लिए और 224A में पुराने खिलाड़ी को वापस बुलाया। वाह, क्या समरी बनाई है। बिल्कुल सही। पुराने खिलाड़ी की वापसी है 224A। अब देखो, आर्टिकल 226 द ब्रह्मास्त्र। अब हम पहुंच गए हैं इस अध्याय के क्लाइमैक्स पर। संविधान का वो आर्टिकल जो हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 रिट जारी करने की शक्ति, पावर टू इशू रिट्स। लक्ष्मी, तुम्हें आर्टिकल 32 याद है? सुप्रीम कोर्ट को संविधान की आत्मा कहा था अंबेडकर जी ने। जी सर, आर्टिकल 32 के तहत हम मूल अधिकारों के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सही, लेकिन आर्टिकल 226 उससे एक कदम आगे है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ तब रिट जारी करेगा जब तुम्हारे मूल अधिकारों का हनन हो। लेकिन हाई कोर्ट आर्टिकल 226 मूल अधिकारों के लिए तो रिट जारी करेगा ही, साथ ही अन्य किसी उद्देश्य यानी एनी अदर पर्पस के लिए भी रिट जारी कर सकता है। मतलब अगर तुम्हारा जमीनी विवाद है, प्रशासनिक दिक्कत है या कोई कानूनी अधिकार छीना गया है, सुप्रीम कोर्ट शायद मना कर दे, लेकिन हाई कोर्ट के दरवाजे 226 के तहत खुले हैं। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न देखो अब। ये प्रश्न आरपीएससी, आरएएस और यूपीपीसीएस का फेवरेट है। रिट जारी करने के मामले में किस न्यायालय का क्षेत्राधिकार यानी ज्यूरिसडिक्शन व्यापक है? ए सुप्रीम कोर्ट, बी हाई कोर्ट। बताओ। सर, आपकी व्याख्या सुनने के बाद तो इसका जवाब बी ही होगा। हाई कोर्ट का दायरा बड़ा है क्योंकि वो एनी अदर पर्पस के लिए भी रिट जारी कर सकता है। 1 करोड़ का जवाब, बिल्कुल सही। हाई कोर्ट की शक्ति यहां व्यापक है यानी वाइडर है। 5 प्रकार की रिट होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस, परमादेश यानी मैंडेमस वगैरह, जो हमने आर्टिकल 32 में पढ़ी थीं, वो सब यहां भी लागू होंगी। नेक्स्ट 227 द बिग ब्रदर, अधीक्षण की शक्ति। अब वापस आते हैं कोर्ट में। बहुत से स्टूडेंट्स आर्टिकल 226 रिट और 227 में कंफ्यूज होते हैं। आर्टिकल 227 है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति यानी पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स। इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट अपने राज्य के सभी निचले कोर्ट्स यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स का बिग बॉस है। वो देख सकता है कि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं, नियम बना सकता है उनके लिए। 226 न्यायिक पावर है और 227 प्रशासनिक पावर है। ट्रिक लगाओ, 227 इज इक्वल टू 24/7 निगरानी। हाई कोर्ट अपने बच्चों यानी निचले कोर्ट्स पर 24/7 नजर रखता है। 227 नियरली इक्वल टू 24/7। सर, 24/7 वाली ट्रिक मस्त है। 227 में वो कैमरा लेकर सब पर नजर रखता है। आर्टिकल 229 स्टाफ किसका? ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स। अब एक छोटा लेकिन खोटा आर्टिकल, आर्टिकल 229। हाई कोर्ट का चपरासी हो या रजिस्ट्रार, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? सरकार या कोर्ट खुद? सर, अगर सरकार करेगी तो वो अपनी मर्जी चलाएगी, कोर्ट को खुद करना चाहिए। शाबाश, यही संविधान की खूबसूरती है। आर्टिकल 229 कहता है कि हाई कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करेंगे, सरकार नहीं, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे। लेकिन, हर जगह एक लेकिन होता है, उनकी सैलरी, भत्ते यानी अलावेंसेस तय करने के लिए राज्यपाल का अप्रूवल चाहिए होता है, क्योंकि पैसा तो राज्य की जेब से जाएगा। कुछ आर्टिकल्स एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आते हैं, जल्दी से इन्हें लॉक करते हैं। आर्टिकल 234 रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज। जिला जज के अलावा जो मुंसिफ, मैजिस्ट्रेट या आरजेएस, पीसीएसजे अधिकारी होते हैं, उनकी भर्ती कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, लेकिन आरपीएससी यानी लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट से सलाह लेकर। याद रखना,
आरपीएससी का रोल 234 में आता है, 233 में नहीं। आर्टिकल 235 ये हम कर चुके हैं, कंट्रोल हाईकोर्ट का रहेगा। आर्टिकल 236 इंटरप्रिटेशन, निर्वचन या परिभाषा, इसमें बताया गया है कि जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज शब्द में कौन कौन शामिल है। स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ सिविल जज नहीं बल्कि सत्र न्यायाधीश यानी सेशंस जज, अपर जिला न्यायाधीश यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, यहां तक कि लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। एग्जाम में लिस्ट दे देते हैं और पूछते हैं कौन शामिल नहीं है। आर्टिकल 237 मैजिस्ट्रेट, राज्यपाल चाहे तो ये चैप्टर मैजिस्ट्रेट यानी कार्यपालिका वाले पर भी लागू कर सकता है। ये इतना नहीं पूछा जाता, बस अंत है इसका। नेक्स्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स 233 टू 237, जमीन की अदालतें। हाई कोर्ट रूपी महल से अब नीचे उतरते हैं, शहर और गांव की अदालतों में। संविधान का भाग 6, अध्याय 6, चैप्टर 6, आर्टिकल्स 233 टू 237, इन्हें हम कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। सबसे पहले अनुच्छेद 233, आर्टिकल 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। तुम्हारे शहर में जिला एवं सत्र न्यायालय तो होगा? हाँ सर, कचहरी जिसे हम कहते हैं। वहाँ जजों को कौन लगाता है? क्या वहाँ भी राष्ट्रपति आते हैं? नहीं, इतना समय नहीं उनके पास। यहाँ पावर गेम बदल जाता है। जिला जज की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, गवर्नर। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, किससे पूछकर? उस राज्य के हाई कोर्ट से परामर्श करके। बिल्कुल। ट्रिक याद रखो, टॉप लेवल एससी एचसी जजेस, प्रेसिडेंट, ग्राउंड लेवल डिस्ट्रिक्ट जजेस, गवर्नर प्लस एचसी कंसल्टेशन। एक पीवाईक्यू देखो, जिला न्यायाधीश शब्द डिस्ट्रिक्ट जज संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? सीधा आर्टिकल पूछ लेते हैं। सर, आर्टिकल 233। कंट्रोल ओवर कोर्ट्स, आर्टिकल 235। अब एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जिस पर अक्सर स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते, अनुच्छेद 235, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण यानी कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। सोचो लक्ष्मी, अगर जिला जज कोई गड़बड़ करे या उसे छुट्टी चाहिए या उसका प्रमोशन होना है तो ये फाइल किसके पास जाएगी? राज्यपाल के पास या मुख्यमंत्री के पास? सर, सरकार का दखल तो नहीं होना चाहिए न्यायपालिका में, तो शायद हाईकोर्ट। स्मार्ट गर्ल, बिल्कुल सही। नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट भले ही राज्यपाल करें, आर्टिकल 233, लेकिन एक बार नियुक्त होने के बाद उन पर पूरा कंट्रोल, तैनाती, प्रमोशन, छुट्टी, दंड हाईकोर्ट का होता है, आर्टिकल 235 से। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बनी रहती है। नेताजी चाहकर भी जज साहब का ट्रांसफर नहीं करवा सकते, वो पावर हाईकोर्ट के पास है। तो मेरे प्यारे भविष्य के अफसरों, आज हमने संविधान के भाग 6 के न्यायपालिका वाले हिस्से को पूरा कर लिया है। हमने देखा कि कैसे 214 में हाईकोर्ट खड़ा हुआ, कैसे 217 में जज साहब आए, कैसे 226 ने उन्हें ब्रह्मास्त्र दिया और कैसे 233 टू 235 ने जिला अदालतों को संभाला। ये सिर्फ आर्टिकल्स नहीं हैं, ये हमारे लोकतंत्र की सुरक्षा दीवारें हैं। जब तक ये दीवारें मजबूत हैं, कोई तानाशाह, कोई बाहुबली तुम्हारी आवाज नहीं दबा सकता। सर, आज तो सच में मजा आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोर्ट रूम ड्रामा देख रही थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अंतर अब शीशे की तरह साफ है, और वो सैलरी पेंशन वाला पॉइंट तो लाइफ सेवर था। यही मेरा इनाम है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो मेरा पढ़ाना सफल है। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस सिनेमैटिक क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। स्क्रिप्ट, रिसर्च, ट्रिक्स सब आपके लिए। अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट में दम है तो टेस्टक्यू ऐप पर जाकर भारत का भूगोल कोर्स जरूर चेक करना। कोड है मानसर51। हमारे मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना, जहां इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स और क्विज अभी अपलोड होने वाले हैं। और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो पढ़ाई से निराश हो चुके हैं। उन्हें बताओ कि पढ़ाई बोरिंग नहीं, ब्लॉकबस्टर हो सकती है। हाँ फ्रेंड्स, प्लीज लाइक और शेयर करें। सर की मेहनत के लिए एक जय हिंद तो कमेंट में बनता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जी जान से पढ़ते रहिए। मैं हूं मानसर, विदा लेता हूं। जय हिंद।